हेलो एवरीवन। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की प्रैक्टिस सीरीज हमारी जारी है, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और एसएससी में अभी तक पूछे गए या पूछे जा सकने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम संविधान की जो अनुसूचियां हैं उस पर एक नज़र चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। प्रथम अनुसूची में दो प्रावधान किए गए हैं। पहला कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और हमारी दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, जैसे इसमें क्या है कि परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं दूसरी अनुसूची में। और इसके तहत भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। और तीसरी अनुसूची में इसका क्या प्रावधान किया गया है कि इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में प्रारूप दिए गए हैं। जैसे इसमें कौन कौन शामिल होता है कि संघ के मंत्री रहते हैं, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और राज्य मंत्री और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के इसमें न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, ठीक है। और चौथी अनुसूची जो हमारी है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। मतलब कि राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनके बंटवारे को लेकर के चौथी अनुसूची में चर्चा की गई है, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं अब हम छठवीं अनुसूची में। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। और सातवीं अनुसूची में संघ सूची, मूल रूप से इसमें 97 विषय थे, लेकिन इस समय केंद्र की शक्ति को बढ़ाया गया तो जिससे ये 98 विषय इसमें हो गए हैं, ठीक है। राज्य सूची, इसमें जो थे राज्य सूची में मूल रूप से कितने 66 विषय थे, मतलब 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन इस समय टोटल इसके मतलब राज्य की शक्ति को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिससे 59 सब्जेक्ट हो गए, मतलब 59 विषय हो गए हैं, ठीक है। और इसमें समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन इस समय इसमें क्या है 52 विषय हैं के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। और आठवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है कि आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। और नौवीं अनुसूची में इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम को शामिल किया गया है। और इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि नौवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो पहली अनुसूची यानी इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था, क्योंकि जो मूल रूप से संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था, जिसमें नौवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और दसवीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अब अगले अनुसूची पर चर्चा करते हैं। हमारा 11वीं अनुसूची दी है कि इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और 12वीं अनुसूची को इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें नगर पालिका की प्रावधान किया गया है और उनकी शक्तियों को
और जिम्मेदारियां उनकी क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब किसके संविधान से क्या क्या लिया गया है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। आप हमारे इन सभी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को मैं इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को क्लिक करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप इन सभी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से काफ़ी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे अब किसके संविधान से क्या लिया गया है, जैसे ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की तिथि और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान से, जिसे हम आयरिश संविधान भी कहते हैं, उसके संविधान से राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, कार्य और क्षेत्र अधिकार, ठीक है, और शक्ति का विभाजन, ठीक, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, और ये काफ़ी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श, और जर्मनी के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, चलिए हम उस पर अब चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार किसके संविधान से लिया गया है, तो जो मूल अधिकार है यह ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है किसके संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से आपातकालीन उपबंध किसके संविधान से लिया गया है, तो निम्नलिखित में से आपातकालीन जो उपबंध है यह ऑप्शन नंबर ए जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार किसके संविधान से लिया गया है, तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया का विचार है वह ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, निम्न में से किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो भारत की जो मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है वह मूल रूप से कितनी थी, एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, जिसमें से 22 भाग और 8 अनुसूचियों में क्या था, विभक्त था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें 470 के आसपास अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है, और इसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। तो इसलिए भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा, 395। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, तो संविधान सभा को हिंदुओं का जो निकाय कहा है वह लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
कि स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन से अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल है? तो ये जान मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, रफ़ी अहमद किदवी, गोपाल स्वामी अयंगर, जगजीवन राम और श्री गाडगिल। तो ये सभी लोग उस अंतरिम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल में ये सभी लोग क्या थे? शामिल थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये सभी लोग क्या थे? स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे। और ये हमने इसके पीछे एक वीडियो में बताया है कि स्वतंत्रता पश्चात कौन किसको कौन सा विभाग दिया गया था और कौन किस विभाग के चुने गए थे, मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है और इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन विधि से करते हैं। जैसे कि अगर आपको 3 आंसर इसमें से पता हो, एक भी नहीं पता है, तभी भी आपका चांस 50-50 का बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 3 अगर पता है तो आपके आसानी से हो जाते हैं। जैसे हमारा दिया है कि पहला, संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना और प्रारूप समिति का गठन। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था वह क्या हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की हमने बताया था कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो यानी सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो यानी जिस ऑप्शन में पहले से शुरू है वही ऑप्शन नंबर सही है। तो यानी पहला हमारा ये ए नहीं सही है और सी नहीं सही है। तो अब कौन से बचे? केवल 2 बचे हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी पहला, सबसे पहला हुआ था। और फिर इसके बाद क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। यानी जिस ऑप्शन में पहले के बाद तीसरा सही है, पहले के बाद तीसरा है, वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब बी सही है। ठीक है, तो पहला संविधान सभा की पहली बैठक, फिर उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, फिर इसके बाद माउंटबेटन योजना को लाया गया था, फिर इसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया था जो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही रहेगा? डी, 1, 3, 2 और 4। ठीक, और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में संशोधन का जो कारण है, प्रमुख कारण है, वह दिया है पहला कि संविधान का अत्यधिक लचीला होना। दूसरा दिया है कि बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है। तीसरा दिया बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। तो पहली बात तो संविधान का अत्यधिक लचीला होना। भारतीय संविधान जो है ना तो अत्यधिक लचीला है और ना ही अत्यधिक कठोर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 8 तो रहेगा नहीं। अब जिस ऑप्शन में एक सही है, जिस ऑप्शन में एक है वो ऑप्शन तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, हटा देते हैं उसको। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है। क्या? बी, 2 और 3 केवल। क्यों? क्योंकि बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम थे, ये सही है। और बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी सही होगा, 2 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन से सुमेलित हैं। तो विधि का जो शासन है या अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये चीज़ गलत है। विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। तो 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए सही होगा, 3, 4 और 5 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है वह आयरिश के संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से और अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत के राजनीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए इनके संविधान से लेने की वजह से इन्हें भारत संविधान का दार्शनिक हिस्सा इन्हीं संविधानों से प्रेरित है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी सही है, आयरिश के संविधान और अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा?
डी रहेगा ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान द्वारा राष्ट्रगान यानी जन गण मन को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश के संविधान से भारत के संविधान में जो ली गई हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा 1, 3 और 4। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस मामले में स्पष्ट किया था? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था वह ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, केशवानंद भारती मामला 1973 में यह चीज़ स्पष्ट किया था। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इसमें जो केशवानंद भारती मामला था, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी जिसमें यह फैसला लिया था कि संविधान का आधारभूत ढांचा कौन है, यह समय समय पर बताया जाएगा। और इन सभी मामलों को क्या किया था? स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, केशवानंद भारती मामला 1973 में, ठीक है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे हमारा अब पहला क्वेश्चन दिया है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल दिए हुए हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के जितने भी मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार एक नज़र देख लेते हैं, तो जिससे हमें क्वेश्चन करने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। जैसे हमारा पहला दिया है कि समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 टू 22 यानी 19 से लेके 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका प्रावधान किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं ये अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका प्रावधान किया गया, यानी आर्टिकल 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो मूल रूप से हमारे जो अधिकार थे वह टोटल 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे दिया ना कि संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत अब कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए मूल अधिकार जब संविधान लागू हुआ था उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसमें? आर्टिकल 300 क में, ठीक है। तो चलिए हम अब चलिए मैं आगे एक एक करके, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया है, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या दिया है हम उस पर एक बार चर्चा करते हैं। जैसे अगला हमारा दिया है कि अब समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक इसका प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 14 में क्या प्रावधान किया गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 14 में किया गया। और धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 में इसका प्रावधान किया गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16 में इसका प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध आर्टिकल 17 में इसका प्रावधान किया गया। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारा दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है
अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका प्रावधान किया गया। इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा यानी वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ और संचरण, निवास, वृत्ति का प्रावधान किया गया आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 20 में इसका प्रावधान किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत प्रावधान इसका किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 22 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। और आगे अब हम देखते हैं, आगे हमारा दिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार जो दिया है वह आर्टिकल 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। तो जिसमें पहला आर्टिकल 23 के तहत बलात्श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 के तहत दिया गया है और कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का जो प्रतिषेध दिया गया अनुच्छेद 24 के तहत दिया गया है। ठीक है। अब हम आगे इस पे और चर्चा करते हैं। आगे हमारा दिया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है? चौथा दिया है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के तहत दिया गया। ठीक है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया है। ठीक है। इन सभी अनुच्छेदों को आप एक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं इन्हीं से रिलेट करके सभी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इसका दिया 5वां नंबर कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हमको दिया गया है ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया है। जिसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षा अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है। और बी वाला दिया है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है। ठीक है। आगे जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है कौन सा है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मतलब इसमें मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का जो अधिकार दिया गया है इसी में शामिल है, जिसमें याचिकाएं शामिल है। पहला हमारा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। और तीसरा क्या है? प्रतिषेध। और एक उत्प्रेषण। और 5वां क्या दिया? अधिकार परीक्षा। ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया है आर्टिकल 32 के तहत दिया गया। ठीक है। और हम आगे अब चर्चा इस पे करते हैं। आगे है कि ऐसे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं, ना कि विदेशियों को। जो केवल भारतीय मूल निवासी हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं, जो भारतीयों को, विदेशियों को नहीं दिया गया। तो कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 के तहत क्या क्या आ गया कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत दिया गया। और दूसरा दिया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया है। और विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास तथा वृत्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना का जो अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। ये जो हमारे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये जो अधिकार है केवल हमारे भारतीयों को दिए गए हैं, ना कि विदेशियों को दिए गए। ये मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को ही दिए गए हैं, ना कि विदेशियों को दिए गए। ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यानी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे दिया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अच्छा, उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान मतलब क्या होता है कि जैसे पहले लोग जो उपाधियां अपने नाम के आगे लगाते थे, जैसे महाराजा धीराज और महाराजा और राजा की जो उपाधि लगाते थे, इन सभी उपाधियों पे आर्टिकल 18 के तहत रोक लगा दी गई है
केवल 18 अनुच्छेद 18 के तहत उसी उपाधियों को आप लगा सकते हैं, जैसे विद्या या सेना संबंधी जो आपको मतलब अवार्ड दिए गए हैं या तो जो आपको पद दिया गया है उसी पद को आप लगा सकते हैं, या अन्यथा आप किसी अन्य पद को मतलब आप किसी अन्य उपाधि को नहीं लगा सकते। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपाधियों की जो समाप्ति दी गई है, किस संविधान के किस प्रावधान के तहत दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद ए जो है हमारा अनुच्छेद 18 के तहत दिया गया है। ठीक है, आगे अब हमारा दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है? मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत है। तो मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है हमने अभी को बताया, अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया है? अभी को हमने बताया कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर इसका सी, अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया। ठीक है, आगे हमारा अब क्वेश्चन दिया है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़े से लैंग्वेज को चेंज करके ही बनाया है, लेकिन बट इस क्वेश्चन को क्या किया है कि कई बार एग्जामिनर क्या किया दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन ईएसआई यूपीएसआई ने भी पूछा हुआ है, ये पीसीएस में भी पूछा हुआ है, ये आईएएस के प्री में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल जो देखिए इसमें दिया, मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसके नीचे लिख के दिया है कि ताकि आप इस क्वेश्चन को करें तो उसके पहले एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको ये मतलब पता चल जाए कि हाँ कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें दी हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। तो हम बता दें कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान 20 और 21 को तो निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत 6 जो मूल अधिकार दिए गए हैं इनको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन तब जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब इनको निलंबित किया जा सकता है। नहीं तो अगर सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल लागू किया गया हो तब इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? अनुच्छेद 20 और 21 के दौरान आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? तो राज्य केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? उसमें दिया है धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और इसमें जन्म स्थान के आधार पर, ना कि वंश के, ना कि निवास स्थान पे। केवल धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 किस ऑप्शन में? 1, 2, 3, 4 और 6, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो पहला दिया है हमारा, पहला क्या दिया कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी सभी व्यक्तियों जिसमें विदेशी और विधिक संस्थाएं शामिल हैं को देता है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 15 और 16, 19 और 29 और 30 जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। तो आर्टिकल 14 विदेशियों को भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, और विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी सभी व्यक्तियों को देता है, आर्टिकल 14 हमारा राइट ऑप्शन है। और आर्टिकल 20 ये ऑप्शन बी क्या दिया है कि विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत एक सकारात्मक अवधारणा है जो कानून द्वारा उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। कौन सा? ये दिया है कि सकारात्मक, क्या दिया है हमारा? सकारात्मक। ये सकारात्मक नहीं है, विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है ये नकारात्मक है, ना कि सकारात्मक अवधारणा है।
ये नकारात्मक अवधारणा है, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन हमारा दिया कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन भारत के संविधान की एक मूल मूल विशेषता है और इसे किसी भी संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, तो इसलिए ए और सी क्या है, राइट ऑप्शन है। तो कौन सा सही है, एक और तीन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि केवल एक और तीन सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक और तीन। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे हमारा 16 नंबर दिया है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपाधियों की समाप्ति यानी उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। तो हमने अभी को बताया पीछे क्वेश्चन में कि जो उपाधियों की समाप्ति है आर्टिकल 18 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा, अनुच्छेद 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्या होगा, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत की संसद का आरटीई अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी है कि आरटीई अधिनियम कब लागू किया गया था। तो आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। याद रखिएगा इसको कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के, यानी 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभी। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आरटीई अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को आरटीई अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार यानी 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे बनाया गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, कौन से, अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। तो अभी को हमने बताया कि अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, जिसमें वाक, अभिव्यक्ति, संघ, संचरण, सम्मेलन और वृत्ति सभी शामिल हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी राइट ऑप्शन रहेगा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 19 में। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है, ये संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के साथ ये मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून है। ठीक है, ये आर्टिकल 13 के तहत दिया गया है। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानून से संबंधित है। अच्छा, असंगत कानून से संबंधित का मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार यानी किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है। असंगत का मतलब होता है कि जैसे अगर आप कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो या उनका अल्पीकरण करते हो, वे शून्य होंगे। यानी कोई भी ऐसा मतलब जो कानून है जो मौलिक अधिकारों का क्या करते हो, हनन करते हो, मतलब उनको प्रतिबंधित करते हो, तो वे हमेशा क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत दिया गया। और यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, जो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि अनुच्छेद 13 जो है, संसद अगर कोई भी कानून बनाती है
समझिए कि अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, तो आर्टिकल 13 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत यह शक्ति दी गई है और उच्च न्यायालय को तहत 226 के तहत यह शक्ति दी गई है कि वह मौलिक अधिकार को क्या करते, शून्य कर दो, मतलब निरसित कर दे, खत्म कर दे। तो आर्टिकल 13 यही चीज कह रहा है कि असंगत का मतलब होता है कि कोई अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून बना हो तो उसको क्या कर दे, शून्य कर दे, मतलब उसको समाप्त कर दे। ठीक, आगे हमारा दिया है कि आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किसके संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये किसके संविधान से लिए गए? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से लिए गए। मैंने इसके पहले दूसरे वीडियो में ही किसके संविधान से कौन सा चीज लिया गया है सभी उसमें हमने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें ताकि आप उन सभी क्वेश्चनों को कर सकें। जो मौलिक अधिकार जैसे किसके संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया है, जो भी है जैसे संविधान संशोधन का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है। हमने उस वीडियो में सभी चीजों का डिस्कस किया है, तो आप जाके उन सभी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जो स्रोत लिया गया है भारतीय के संविधान में, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, जे.एस. खेहर ने किया था। ठीक है, और अब आगे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जे.एस. खेहर कौन थे। अभी जे.एस. खेहर जो थे ये 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, जो 24 अगस्त 2017 को भारत के संविधान के तहत संरक्षित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। अच्छा, जगदीश सिंह खेहर जो थे भारत के पूर्व और 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 2017 में CJI के रूप में नियुक्ति प्रदान की थी। ठीक, मतलब नियुक्त हुए थे। ठीक, तो ये जे.एस. खेहर जो थे ये भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल इसका 21 रहेगा, अनुच्छेद नंबर बी, जिसमें निजता का भी अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। ठीक है, और आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसके पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 15 और 16 और 19, 29 और 30 ये सभी जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं, ना कि विदेशियों को। इसी में पूछ रहा है कि अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा कि सार्वजनिक, ये आर्टिकल 16 के तहत जो दिया गया मौलिक अधिकार है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता केवल भारतीयों को दिया गया, ना कि विदेशियों को दिया गया। ठीक है, और आगे हमारा क्वेश्चन अब दिया है कि विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है कि प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन है। कि दूसरा दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। इसलिए इसका पहला और दूसरा दोनों सही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कि कौन सा, एक और दो, दोनों, यानी दोनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अगला अब हमारा क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। तो इंदिरा साहनी केस का संबंध जो था, ये ऑप्शन नंबर बी, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। और अगला क्वेश्चन हमारा आप दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में, अनुच्छेद 17, कौन सा, अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ऐसे व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता, ये राइट ऑप्शन है। दूसरा दिया कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उसके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन।
पहला कैसे दिया कि एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया गया है, वो संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का संबंध किससे होता है? कि छुआछूत से होता है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का दोषी पाया हो, जैसे वह एक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इसको नहीं मतलब टच करूंगा, ये छोटी कास्ट का है, ये अदर कास्ट का है, तो उसको अगर इस मामले में दोषी पाया जाता है तो वह न तो संसद का चुनाव लड़ सकता है, न ही राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि जब इस मामले में वो ऐसा कर रहा है तो जब वो चुना जाएगा तो क्या करेगा? इसीलिए उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। सॉरी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर केवल ए सही रहेगा, केवल एक सही रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम एक बार राज्यों के गठन से मतलब राज्यों का जो गठन हुआ था, कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, हम एक बार उस पर नजर डालते हैं। जैसे महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में किया गया था। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। दादरा एवं नागर हवेली का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था। और हालांकि दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव अब एक हो गए, एक संघ शासित क्षेत्र हो गए। पहले क्या था कि ये दोनों अलग अलग संघ शासित क्षेत्र थे, और आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पंजाब का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और गोवा का गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। दमन एवं दीव का गठन 1962 में हुआ था। और नागालैंड का गठन 1963 में किया गया था। और हरियाणा का गठन 1966 में किया गया था। और चंडीगढ़ का गठन 1966 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में किया गया। और मणिपुर का गठन 1972 में किया गया था। और त्रिपुरा का गठन भी 1972 में किया गया। और मेघालय का भी गठन 1972 में किया गया था। और मेघालय का गठन 1972 में किया गया था। ठीक, और आगे हम कुछ राज्यों को और देखते हैं। जैसे सिक्किम का हमारा गठन कब हुआ था? सिक्किम का 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और मिजोरम को 1987, और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का भी 2000 में किया गया था। और झारखंड का भी 2000 में किया गया था। और तेलंगाना का जो था 2014 में गठन किया गया था। अच्छा, सबसे पहले जो था कि ये छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में, और फिर इसके बाद तब जाके उत्तराखंड का गठन हुआ था, तब जाके ये झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो हम इन सभी राज्यों को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि धर आयोग का गठन कब हुआ था। जो धर आयोग का गठन किया गया था ये जून 1948 में किया गया था। अच्छा, धर आयोग का गठन 1948 में जो किया गया, किस लिए किया गया, हम आगे एक क्वेश्चन को और करने के बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब होता है कि जे, वी और पी। जेवीपी का मतलब होता है, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। यानी जेवीपी समिति का जो गठन किया गया था वह दिसंबर 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में, दिसंबर में। अच्छा, धर आयोग का जो गठन किया गया था, इसके पहले क्या था? धर आयोग का गठन करने का कारण क्या था? कि देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। कि मतलब जो देशी मतलब जो दक्षिण भारत के राज्य थे, वो जब गठन करने की, राज्यों के गठन करने की बात हुई तो सभी राज्य क्या किए कि भाषा के आधार पर गठन होने के लिए बात कही। कि मतलब जो राज्यों का गठन होना चाहिए वह एक भाषा के आधार पर उनका गठन करना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने धर आयोग का गठन किया, ताकि ये देख सके कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर होनी चाहिए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जब धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में, तो उसने अपनी रिपोर्ट जब दिसंबर 1948 में पेश की तो उसने इस बात को नकार दिया कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर होनी चाहिए। उसने इस बात को तवज्जो दी कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। लेकिन कई राज्यों में असंतोष फैल गया, जिसके कारण कई आंदोलन होने लगे, जिससे सरकार को विवश होकर के फिर एक बार दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन लोगों की अध्यक्षता में जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति भी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें इसी बात का इसने भी जिक्र किया कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वह प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, ना कि भाषा का आधार होना चाहिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि कई राज्यों में आंदोलन होने लगे और कई मतलब बड़े बड़े आंदोलन होने लगे, जिसके कारण
सरकार को विवश होकर के फिर एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। अच्छा, निम्न में से अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्न में से फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1953 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1953 में। 1953 में किया गया था, ठीक है। जब अक्टूबर 1900 जब राज्यों की मांग होने लगी कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए भाषा के आधार पे होना चाहिए, तो जब जेबीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसने यही बात का जिक्र किया कि प्रशासनिक सुविधा की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पे गठन करना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तब कई राज्यों में क्या हुआ कि आंदोलन होने लगे, जिसके कारण सरकार को मजबूर होकर के 1953 में एक भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित हुआ। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि भाषा के आधार पे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की क्या हुई? भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में, कब? दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य भी थे। कौन कौन थे? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। तो ये हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी थे, ठीक है। तो ये इसलिए भाषा के आधार पे कुछ राज्यों का गठन किया गया, विवश होकर सरकार को गठन करना पड़ा, ठीक है। आगे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब लाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो इस समय भारत में कुल, ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। अच्छा, इसके पहले जो था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जब पेश किया गया था, उसके पहले भारत में टोटल कितने राज्य थे? टोटल राज्यों की जो संख्या थी ये 29 थी, और केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 29 राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश जो थे 9, ये संघ राज्य थे, ये संघ शासित प्रदेश थे, ठीक है। कितने थे? संघ शासित प्रदेश थे, ठीक। अब जब 2019 विधेयक पेश हुआ, तो राज्यसभा और लोकसभा क्रमशः 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में 5 अगस्त और 6 अगस्त को मंजूरी जब मिल गई, तो उसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। कब लागू हुई? 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। और इसी प्रकार दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी संघ राज्य क्षेत्र का विलय विधेयक 2019 में पेश करके संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी हुआ। इस प्रकार वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या जो है 28 है, और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी? 8 है, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा आप। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? तो गुजरात राज्य का गठन ऑप्शन नंबर बी 1960 में किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप इन सभी क्वेश्चन की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के बाद हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे क्विज के माध्यम से आप ये दे सकते हैं कि जितना हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वह हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है
कि निम्न में से महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन भी गुजरात के साथ ही किया गया था 1960 में। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से दादरा एवं नागर हवेली का गठन कब किया गया था? तो दादरा और नागर हवेली का गठन जो हुआ था, दादरा और नागर हवेली का जो गठन हुआ था 1954 में, इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। ठीक है, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा, कब? 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में घोषित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा राइट ऑप्शन। 1961 में दादरा एवं नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से गोवा का गठन कब किया गया था? गोवा का गठन कब किया गया था? अच्छा, गोवा के गठन में दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया था। जब इसका गठन हुआ था पहली बार, तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1962 में इसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया था। लेकिन बाद में 1987 में, कब? 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा राइट ऑप्शन, 1987। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन हम बन सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि गोवा को संघ शासित क्षेत्र कब बनाया गया था? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो 1962 ऑप्शन में 1962 सही रहेगा। लेकिन अगर ये पूछे कि गोवा को राज्य कब गठित किया गया था, गोवा के राज्य के तौर पे गठन कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के अंदर हम दो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से नागालैंड का गठन कब किया गया था? तो नागालैंड का गठन ऑप्शन नंबर बी 1963 में किया गया था। नागालैंड का गठन कब किया गया था? 1963 में किया गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से मणिपुर का गठन कब किया गया था? मणिपुर का गठन कब किया गया था? तो मणिपुर का जो गठन था 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1972 में किया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें से हमको असत्य देखना है। तो असत्य देखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था, ये राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया है कि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, तो हमने जस्ट इसके पहले ही बताया कि नागालैंड का जो गठन हुआ था 1963 में ही हुआ था, ये भी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। तो मणिपुर से अलग करके 1972 में ही मेघालय राज्य को बनाया गया था, ये बात गलत है। मेघालय राज्य जो बनाया गया था 1972 में बनाया गया था, ये सही है, लेकिन इसका जो किससे मणिपुर से अलग करके नहीं बनाया गया था, ये असम से अलग करके बनाया गया था। मेघालय राज्य का गठन 1972 में किया गया था, लेकिन ये असम से अलग करके बनाया गया था, ना कि मणिपुर से। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या है? असत्य ऑप्शन है। तो ये राइट ऑप्शन सी ठीक है इसका। और 1960 में ही महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था, ये तो राइट ऑप्शन है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन दिया है कि नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि नागालैंड को 1963 में बनाया गया, ये राइट ऑप्शन है। दूसरा दिया कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य को 1972 में राज्य बनाया गया, ये भी सही राइट ऑप्शन है। तीसरा दिया कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में, कब? 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये चीज गलत है। 1987 में नहीं, 1986 में नहीं, 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, कब? 1987 में। 1987 में इसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो यानी केवल हमारे कौन से सत्य हैं? पहला और दूसरा। तो हमको सत्य पहचानना था कौन सा असत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। अब उनके गठन के वर्ष के आधार पे आरोही क्रम का मतलब जानते हैं, जैसे पहले जो सन सबसे पहले हुआ, मतलब किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था, यानी छोटे से हमको बड़े पे जाना है। यानी पहले सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ऐसे जाना है।
तो जैसे हमने बताया कि अभी नागालैंड का गठन कब हुआ था, 1963 में। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था, 1963 में। और फिर इसके बाद मिजोरम का गठन हमने कब बताया था, 1987 में हुआ था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था, ठीक। और यहाँ पे उत्तराखंड और झारखंड का गठन जो हुआ था 2000 में किया गया था। तो अब हम क्रम बैठा सकते हैं, जैसे नागालैंड है 1963, 1963 के बाद क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। तो जिस ऑप्शन में अब एलिमिनेट के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं, जैसे पहले नागालैंड के बाद हमारा क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। तो यानी नागालैंड का 1963 में, हिमाचल का 1971 में। तो जिस ऑप्शन में पहला और तीसरा है वही ऑप्शन सही है। तो केवल सी में पहले से तीसरा है और फिर बी में पहले से तीसरा है, तो यानी डी ऑप्शन और हमारा ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये सही ऑप्शन नहीं है। अब 50-50 का जहाँ से बन गया, तो यानी नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर इसके बाद मिजोरम 1987, मिजोरम, यानी 1-3-2, 1-3-2, 1-3-2 दोनों में। और हमने बताया कि उत्तराखंड और झारखंड का जो गठन हुआ था ये भी 2000 में ही हुआ था। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था, तब जाके झारखंड का गठन हुआ था। तो सबसे पहले फिर क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा, फिर 5 नंबर रहेगा। केवल ऑप्शन नंबर क्या है, 4-5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा केवल बी है, इज राइट ऑप्शन, ठीक है। और हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को 35वें राज्य के 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे अधिराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हमने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है ताकि आप हर क्वेश्चन को जब करें तो उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ें अच्छे तरीके से कि इस क्वेश्चन में क्या चीज है। जैसे सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत अधिराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे भारत का संघ राज्य यानी संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में है। तो हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है एक अच्छे तरीके से कि गुजरात का गठन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। नागालैंड 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था, सिक्किम 1975 में हुआ था, ठीक है। तो हम सबसे पहले गुजरात को देख सकते हैं, फिर नागालैंड को, फिर हिमाचल प्रदेश को, फिर सिक्किम में। किस ऑप्शन में हमारा गुजरात है, तो यानी पहले सबसे पहले शुरू होगा किसमें, गुजरात से। तो यानी ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा असत्य है। तो गुजरात है, फिर इसके बाद क्या है, नागालैंड। केवल गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम केवल बी ऑप्शन में है। हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। और वैसे भी आपको इन राज्यों के गठन का वर्ष याद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन लगभग आते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। राज्यों के गठन से संबंधित और आयोग से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉक टेस्ट लगाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैच कर सके, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर सके। अब हर क्वेश्चन को, जितने भी आप इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट ही हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं और मॉक टेस्ट के तहत, क्विज के तहत हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इन सभी क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। और इसके तहत जितने भी क्वेश्चन अब आ सकेंगे, जैसे क्वेश्चन जो दूसरे तरीके से अगर एग्जामिनर बना के देगा तभी भी आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अब अगले क्वेश्चन हमारे राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब हमारा जो है ये सिटीजनशिप मतलब नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को एक बार देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
तो हमको पता है कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और इसमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये राइट ऑप्शन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भी राइट ऑप्शन है कि संसद को जो है नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को ही दिया गया है। और तीसरा जो है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो हमने दूसरे वीडियो में किसके संविधान से क्या लिया गया है, उस दूसरे वीडियो में हमने पूरा डिटेल से हर एक देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसमें डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को हमारे जरूर देखिएगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सके। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो इसका तीनों ऑप्शन क्या होंगे? हमारे सही होंगे। ऑप्शन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा। 1, 2 और 3 सही रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आप इस सभी क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन को अगर आप कवर कर ले जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए तो नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन को आप 50% समझ जाएंगे। सिर्फ 50 से 60% आप समझ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ये पीसीएस का एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शायद ये 2019 का और 2022 का भी क्वेश्चन है। एक बार 2019 में आया था ये क्वेश्चन और ये 2022 में भी आया है एक बार क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में कि किसी देश में, मतलब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें ये चेंज का हमको देखना है। कह रहा है कि किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा दिया है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मैं देखिए बताता हूँ। कह रहा है कि किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी देश में गए, आपको वहां की नागरिकता आपको चाहिए, अगर आप वहां पे रह रहे हो, वहां की आपको नागरिकता चाहिए और उस देश के नागरिक जिस तरह से देशीकरण तरीके से नागरिकता हासिल करते हैं, अगर आप उस तरीके से नागरिकता नहीं प्राप्त करते तो उस स्थिति में कह रहा है कि अगर आपको नागरिकता भारतीय कोई अगर वहां पे रह रहा हो, अगर देशीकरण तरीके से नागरिकता नहीं हासिल करता है तो उसको भी, उस देश के नागरिक को भी भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये बात गलत है। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में ऐसे प्रावधान नहीं किए गए। हम आगे बताएंगे भारत में कैसे प्रावधान किए गए हैं। दूसरा दिया कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। तो ये भी गलत है कि अगर भारत किसी भी भूभाग को, अगर मान लीजिए भारत किसी भी भूभाग को कब्जा करती है, उस पर अपना हक जताती है या उसको अपने भारत राज्य क्षेत्रों में शामिल करती है, तो उस जगह को, यानी उस क्षेत्र को भारत सरकार ऑलरेडी नागरिकता प्रदान कर देगी। जैसे अगर मान लीजिए कल को पीओके भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ना कि उनके लिए पंजीकरण और अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। इसीलिए ये ऑप्शन दोनों क्या है? गलत है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अब नागरिकता अधिनियम 1956 जब लागू हुआ था तो क्या कहता है वो हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। जैसे दिया है, जब नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था, नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है। जैसे एक होता है कि जन्म के आधार पे, एक वंशानुगत के आधार पे, एक पंजीकरण के आधार पे, एक देशीकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पे। अब क्षेत्र समाविष्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र को, ऐसे कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार कभी भी उस पर क्या कर सकती है? कब्जा कर सकती है। ठीक है, कह रहा है कि पहला देखिए, कह रहा है कि देशीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति यानी अवैध प्रवासी ना हो तो को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है।
यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता हो तो, जैसे पहला दिया है, ए हमारा दिया है कि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की, किसकी, भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो, मतलब या तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी हो, मतलब या तो भारत सरकार की सेवा में हो या तो कोई सरकारी जॉब कर रहा हो। कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवासरत होना चाहिए। और दूसरा दिया था हमारा कि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवासरत सॉरी हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य में हो। इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारत में रहने से 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी भी वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और हमारा तीसरा पॉइंट दिया है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया, उसमें से कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, एक भाषा का ज्ञाता हो तो उसे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। और अगला पॉइंट दिया है हमारा, अगला पॉइंट दिया कि उसे देशीकरण से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो या उसे जारी रखे, तभी भी वो नागरिकता हासिल कर सकता है। उसके पास अन्य किसी देश का नागरिकता नहीं हो। और अगला दिया है कि वह ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण से नागरिक नहीं बन सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वह ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण से नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है। वह भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो, तभी भी वो नागरिकता प्रदान कर सकते हो, मतलब नागरिकता हासिल कर सकता है। ठीक है। अब देखिए क्षेत्र समाविष्ट क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार मतलब उसको अपने भारत राज्य क्षेत्र में मिला ले। जैसे अगर मान लीजिए कल को पीओके मिलाता है भारत, तो किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र विशेष से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ये ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन क्या था, गलत था कि नहीं करती है, लेकिन करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद द्वारा पारित दिया है कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही नागरिकता अर्जन और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है। पहला दिया है कि भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करना, ये भी अधिकार है भारतीयों का। और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, ये भी अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार में समानता, ये भी अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एक, दो और 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, किसी भूभाग की समाविष्टि द्वारा, देशीकरण द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑप्शन इसका डी सही रहेगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। तो भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, यानी जनता जो है अपने कैंडिडेट को डायरेक्ट स्वयं चुनती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और भारत का जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और इसमें लोकतंत्र का जो ये स्वरूप है प्रचलित है, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी एवं जवाबदेही होती है। क्योंकि इसमें हम क्या है, अपने प्रतिनिधि यानी लोकसभा का अगर चुनाव होता है तो उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा खड़े किए गए हम सांसद को चुनते हैं, ना कि हम
प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते, हम उनके द्वारा उन पार्टी के द्वारा खड़े किए गए सांसद को हम चुनते हैं, और उन जिस पार्टी के सांसद सबसे अधिक होते हैं उस पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ कि जिसमें हम इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, तो भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप है ये क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम जो है ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? तो नंबर 1 दिया है संविधान के अधिकार का स्रोत, नंबर 2 भारतीय राज्य की प्रकृति, नंबर 3 संविधान के उद्देश्य, नंबर 4 संविधान लागू होने की तिथि। तो ये जो चारों हैं ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या हैं? तत्व हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। 1, 2, 3 और 4 रहेगा। इसमें चारों क्या हैं? संविधान की प्रस्तावना के क्या हैं? तत्व हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन चीजों का उल्लेख किया गया है? तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता और विचार की समानता। तो इन तीनों का क्या है? इन तीनों का मतलब इन तीनों की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। 1, 2 और 3 यानी तीनों का। यानी संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता का वर्णन किया गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? डी रहेगा। 1, 2 और 3 रहेगा। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ जो है ये ऑप्शन नंबर इसका सी है कि आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है यही होता है कि जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से क्या ले, अपना निर्णय स्वयं ले सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो प्रस्तावना में संविधान का जो है मूल दर्शन निहित है। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, मूल दर्शन निहित है। ठीक, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में किया गया है? तो ये उद्देशिका और नीति के निर्देशक तत्व में इसका उपबंध किया गया है। किसका? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो उल्लेख है वह उद्देशिका और नीति के निर्देशक तत्व में इसका उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहना चाहिए, ए और सी रहना चाहिए। यहाँ पे एक और 3 है, लेकिन हालांकि यहाँ पे ए और सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका रहेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान के जो निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है वह उद्देशिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका में। उद्देशिका में जो है भारत के जो संविधान के निर्माता हैं उनकी झलक यानी उनकी जो सोच है उनकी सोच को प्रतिबिंबित करता है क्या? उद्देशिका। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया है हमारा ऑप्शन, उद्देशिका संविधान का एक अंश है। तो उद्देशिका जो है संविधान का एक अंश है। और बी वाला ऑप्शन क्या है कि 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक, सी वाला दिया कि इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी जो दिया है शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, तो ये चीज गलत है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा, शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ये नहीं। शब्द पंथनिरपेक्ष जो था सदैव उद्देशिका का एक अंश नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, मुंबई बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।